नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 7-8-10 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को हो रहा है। कांग्रेस इसे ग्रैंड फिनाले के रूप में लेना चाहती है। कम से कम 10 अपोजिशन पार्टी शामिल हो, उसके साथ साथ इस बात की पूरी कोशिश कर रही है। स्वाभाविक है कि इससे बीजेपी के खेमे में बेचैनी है, घबराहट है। सुना है कि अमित शाह 29 जनवरी को यानी 30 जनवरी से एक दिन पहले सोनीपत के गुहाना हरियाणा में एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं जाटलैंड में। ऐसी एक रैली उसी ही दिन पंजाब में भी प्रस्तावित है। तो इससे क्या मतलब निकलता है? स्वाभाविक है कि वो चाह रहे हैं कि 30 जनवरी के प्रभाव को कुछ कम करने की कोशिश की जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के रूप में इस बात को देखा जा सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस इससे ही संतुष्ट हो जाना चाहिए कांग्रेस को, या इससे आगे सोचना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तो 30 जनवरी को खत्म हो जाएगी, लेकिन असली तैयारी, असली यात्रा तो 30 जनवरी के बाद शुरू होगी। इस यात्रा के दरअसल कुल मिलाकर 2 मकसद थे। पहला मकसद था राहुल गांधी की छवि को चमकाना, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करना और साथ ही साथ जनता से कनेक्ट होना। पहला मकसद कामयाबी से भारत जोड़ो यात्रा ने हासिल कर लिया, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा मकसद है इसका राजनीतिक स्वरूप, इसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करना, जिसके लिए 9 विधानसभाओं के चुनाव हमारे सर पर हैं। इसमें 5 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पूरा दमखम के साथ लड़े और अच्छी सफलता हासिल करे तो बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ा धरातल, थोड़ी जमीन दिखाई जा सकती है। आखिर बीजेपी भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कह रही है कि 2024 को जीतना है तो 2023 को जीतना होगा। तो कांग्रेस को भी ये क्या मकसद लेकर चलना चाहिए कि 2023 जीतना है ताकि 2024 में बीजेपी को हराया जा सके। इसके लिए कांग्रेस को 3 काम करने जरूरी हैं। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? इस पर थोड़ा विवेचन करते हैं। एक, कांग्रेस में नेताओं में एकता की कमी है। दूसरा, कांग्रेस में सत्ता का या शक्तियों का पावर सेंटर जो है वो दिल्ली में केंद्रीकृत है। तीसरा, संगठन में कमजोरियां हैं। पहले चरण की बात करें, पहली बात अगर संगठन के कमजोरियों की, तो चुनाव कराने हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव 1998 के बाद से अभी तक 25 साल हो गए, अभी तक नहीं हुए हैं। कांग्रेस नेताओं में एकता की कमी है। अब कर्नाटक में चुनाव है, वहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ साथ 2-3 और लोग हैं चुनाव मैदान में, वहां एकता करनी है। राजस्थान की बात करें, जहां चुनाव है तो वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा सबको पता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो वहां भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच का झगड़ा सबको पता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कमलनाथ, दिग्विजय एक साथ हैं। लेकिन जो अंदर खाने थोड़े से फ्रैक्शन है, थोड़े से नाराज नेता हैं, उनको मनाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर ना खिसक जाए, इसकी उसको चिंता है। केसीआर उनके साथ आने वाले नहीं है, ममता बनर्जी उनके साथ आने वाली नहीं है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल उनके साथ आने वाले नहीं है, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक उनके साथ आने वाले नहीं है, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो कांग्रेस को इस धरातल से भी देखना पड़ेगा कि कौन उनके साथ हैं, कौन संभावित चेहरे हैं। अब जहां तक 30 जनवरी की बात करें, जो श्रीनगर में समापन रैली होने वाली है, उसमें फारूक अब्दुल्ला साथ हैं, महबूबा मुफ्ती साथ हैं, नीतीश साथ आ सकते हैं, तेजस्वी यादव साथ आ जाएंगे, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो साथ होंगे, स्टालिन को भी बुलाया जा सकता है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है। तो ये कुल मिलाकर 8-10 पार्टियां हैं जो कि एक अम्ब्रेला तले आ सकती हैं। अब इसी को और ज्यादा विस्तार कैसे दिया जाए, एक चीज ये, और चुनाव के संदर्भ में सबसे ज्यादा जोर कांग्रेस को लगाना पड़ेगा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। कर्नाटक में बीजेपी हिंदू खेल रही है, हिंदू मुसलमान खेल रही है, और कांग्रेस ने इसका एक तोड़ निकाला है। कांग्रेस ने अब कहा है कि
हर परिवार की जो सबसे बड़ी सबसे बुजुर्ग महिला होगी उनको 2,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। साल के 24,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत बैंक में जमा करा दिए जाएंगे। 1.5 करोड़ महिलाएं को इससे फायदा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने एक दूसरी गारंटी दी थी कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो क्या ये एक तोड़ हो सकता है? भूपेश बघेल भी इसी तरह की योजनाओं को लेकर सामने आए हैं। 5 साल से वो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 125 करोड़ का तो गोबर खरीदा है, गोमूत्र भी वो खरीद रहे हैं। यानी बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा भी किसी भी रूप में छत्तीसगढ़ में नहीं चल पाए, इसका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। राजस्थान में राइट टू हेल्थ देने की तैयारी है, चिरंजीवी योजना है, शहरी मनरेगा है, इसके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, इंदिरा रसोई है, जिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन क्या सचिन पायलट का उनको साथ मिलेगा? क्या राहुल गांधी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं हो जाएगा कि 30 जनवरी को फारिग होने के बाद वो कम से कम इन राज्यों में तो मतभेदों को भुलाएं, नेताओं में एकता पैदा करने की कोशिश करें और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के बीच भी ये संदेश जाए कि उनके जो निजी मतभेद हैं उनसे ऊपर उठकर उनको काम करना है। और दूसरा, गांधी नेहरू परिवार फैसले नहीं लेने वाला है, अब विकेंद्रीयकरण होने वाला है, फैसले राज्य के स्तर पर होने वाले हैं। राज्य के नेताओं पर छोड़ दिया जाना है कि वो अपना घोषणा पत्र उस रूप में तैयार करें, आपस में कोई समन्वय समिति बनाए, जैसा हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि जहां जहां बीजेपी शासित सरकारों के खिलाफ 50% से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, जहां जहां स्थानीय नेता मजबूत हैं, स्थानीय छत्रप मजबूत है, वहां वहां मोदी का नाम नहीं चलता है, मोदी वोट पाने में हासिल नहीं हो पाते हैं। राज्य विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। हिमाचल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पश्चिम बंगाल उदाहरण है, तमिलनाडु उदाहरण है, तेलंगाना उदाहरण है, आंध्र प्रदेश उदाहरण है, उड़ीसा उदाहरण है, झारखंड उदाहरण है, बिहार उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण है, और कितने उदाहरण गिनाए जाए। तो कांग्रेस क्या इनसे सबक लेगी? पहला बात ये। दूसरी बात ये कि बीजेपी कोई घर बैठने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा गुजरात मॉडल को फॉलो किया जाएगा, 1,30,000 कमजोर बूथ चिन्हित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में 25 हर विधानसभा क्षेत्र में 25 बूथ ऐसे कमजोर बूथ चिन्हित किए जाएंगे। वहां पन्ना प्रमुख होंगे, पन्ना कमेटियां होंगी, डाटा का सहारा लिया जाएगा, बूथ मैनेजमेंट का सहारा लिया जाएगा। ये तमाम चीजें वो कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव बात है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि साहब अगर पार्टी कहेगी तो हम दरिया भी बिछाने के लिए तैयार हैं। तो कितनी घबराहट है, कितनी बेचैनी है। अगर दरिया ही अंत में जाकर उठानी थी तो 3 बार मुख्यमंत्री क्यों बने थे? क्या कांग्रेस इसे एक मुख्य मुद्दा बना सकती है? दूसरी बात है कि 1 फरवरी को बजट पेश होना है और प्रधानमंत्री अपनी झोली खोल देंगे, ये बात तय है। कांग्रेस जितनी रेवड़ियां बांटने के मूड में है, उससे कहीं ज्यादा रेवड़ियां लोक कल्याण के नाम पर, गरीबों के कल्याण के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी बांट देंगे, ये बात भी तय है। तो इसका तोड़ भी कांग्रेस को ढूंढना ही होगा। और इसका तोड़ एकता से हो सकता है, इसका तोड़ पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने से हो सकता है, इसका तोड़ खेमेबाजी और धड़ेबाजी को दूर करने से हो सकता है। क्या कांग्रेस इस दिशा में कामयाब हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो आपको तत्काल इस बात की जानकारी मिल जाए। और @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।